दोस्तों सोशियोलॉजी मेजर 6 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की विवेचना करें। मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की विवेचना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स का जो इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या है इसके बारे में आपको डिस्कस करना बताना है, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिए ताकि यहाँ पर हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सके। एक भूमिका एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना है। मार्क्स के द्वारा जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अवधारणा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं। उन्होंने इतिहास को समझने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की और इनके द्वारा इतिहास को समझने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की गई जिसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहा जाता है और इसी को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहा जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास का विकास विचारों, धर्म या महान व्यक्तियों से नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियों, विशेषकर आर्थिक व्यवस्था से होता है। और इनके द्वारा जो ये इतिहास की अवधारणा दी गई या फिर कह सकते हैं सिद्धांत जो दिया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास का विकास विचारों से, धर्म या महान व्यक्तियों से नहीं हुआ बल्कि भौतिक परिस्थितियों से, विशेषकर आर्थिक व्यवस्था से हुआ है, ठीक है। मार्क्स का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि समाज कैसे बदलता है और परिवर्तन के पीछे वास्तविक शक्तियां क्या होती हैं। यह स्पष्ट करना इनका क्या तो उद्देश्य था। मार्क्स का उद्देश्य क्या था कि समाज कैसे बदल रहा है, समाज इतिहास में किस तरह से था, प्राचीन समय में समाज किस तरह से था और समाज किस तरह से बदलता है और परिवर्तन के पीछे वास्तविक शक्तियां क्या है और परिवर्तन जो होते जा रहा है उसके पीछे शक्ति क्या है, इसके बारे में जानना इसका उद्देश्य रहा था, ठीक है। और इन सब विचारों को क्या कहा जाता है तो मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है। मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या समझते हैं हम लोग। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अर्थ, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज की बुनियाद उसकी आर्थिक संरचना होती है। मार्क्स के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की बुनियाद उसकी आर्थिक संरचना होती है। समाज जब बनता है तो उसका जो बुनियाद होता है वो किस पे खड़ा होता है तो आर्थिक संरचना पर होता है, ठीक है। मनुष्य सबसे पहले भोजन, वस्त्र और आवास जैसी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मनुष्य क्या करता है तो सबसे पहले भोजन को, वस्त्र को और आवास जैसी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उत्पादन करता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है मनुष्य उत्पादन भी करता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में जो संबंध बनते हैं और इसी उत्पादन प्रक्रिया में जो भी संबंध बनते हैं वही समाज की वास्तविक संरचना का निर्माण करते हैं। वही जो है समाज की वास्तविक संरचना का निर्माण करता है। जैसे क्या है तो जिसके पास जमीन है वो लोग क्या है सामंत है, जो किसान कर रहा है लीज पर लेकर जमीन वो किसान है और जो खरीद रहा है बेच रहा है वो क्या व्यापारी। इस तरह से ये जो कहा जा रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो संबंध बनते हैं वही समाज की वास्तविक संरचना का निर्माण भी करता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार इतिहास का मूल आधार भौतिक जीवन की परिस्थितियां हैं, ना कि विचार या फिर नैतिक सिद्धांत। इस प्रकार क्या है तो इतिहास का जो मूल आधार है वो भौतिक जीवन की परिस्थितियां हैं, मतलब किस तरह से लोग भौतिक जीवन को जी रहे हैं उस परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, ना कि विचार या फिर नैतिक सिद्धांत है। दूसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध, यहाँ पर जो लिखा हुआ था, यहाँ पर जो भी बात आपने समझा, जो भी लिखा हुआ था उस चीज को और डिटेल में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध। मार्क्स ने समाज की आर्थिक संरचना को दो भागों में समझाया। मार्क्स ने क्या किया तो समाज की आर्थिक संरचना को दो भागों में समझाया। पहला उत्पादन शक्तियां, पहला क्या तो उसका उत्पादन शक्तियां। अब यहां से हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि जिनमें भूमि, औजार, मशीन, तकनीक और श्रमिकों की क्षमता शामिल है। ये क्या तो उत्पादन शक्तियां है। दूसरा उत्पादन संबंध। दूसरा क्या तो उत्पादन संबंध, अर्थात लोग उत्पादन के दौरान एक दूसरे से किस प्रकार संबंध बनाते हैं, जैसे मालिक और मजदूर का संबंध। इन दोनों के संयुक्त रूप से समाज की आर्थिक व्यवस्था बनती है। तो जिस तरह से लोग संबंध बनाते हैं, लोग उत्पादन के दौरान एक दूसरे जिस प्रकार का संबंध बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उत्पादन संबंध कहा जाता है, ठीक है। एक है क्या उत्पादन, उत्पादन शक्ति हो गया और दूसरा हमारा उत्पादन संबंध हो गया, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आधार और अधिसंरचना का सिद्धांत। आधार और अधिसंरचना का सिद्धांत, अधिसंरचना क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार समाज दो स्तरों में विभाजित होता है। मार्क्स के अनुसार समाज जो दो स्तरों में विभाजित होता है, एक है आधार और दूसरा है अधिसंरचना। मार्क्स के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि समाज जो दो स्तरों में विभाजित हो जाता है, एक है आधार और दूसरा है अधिसंरचना।
आधार में आर्थिक व्यवस्था आती है। आधार में क्या, तो जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो सब आते हैं, जो आपने औजार वगैरह ये सब भी पढ़ा था। जबकि अधिसंरचना में राज्य, कानून, धर्म, नैतिकता, शिक्षा और विचारधाराएं शामिल होती हैं। तो ये अधिसंरचना हो गई और वो आधार हो गया। मार्क्स का मानना था कि अधिसंरचना आधार पर निर्भर करती है और उसी के अनुसार विकसित होती है। मार्क्स का ऐसा मानना था कि ये जो अधिसंरचना है, चाहे वो राज्य हो, कानून हो, धर्म, नैतिकता, शिक्षा, विचारधाराएं, ये सब जो है वो आधार पर निर्भर करता है। वो क्या है, तो आधार पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार विकसित भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ लिया। आगे हम लोग अभी ये सब क्या है, तो सिर्फ जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी गई उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं। अभी सिर्फ क्या, तो बस समझने के लिए हम लोग सब देख रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे इतिहास के विकास के चरणों को। ठीक है, पहले इन सब चीजों को समझना जरूरी है। चौथा पॉइंट लिखा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जा रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्ग संघर्ष है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या, तो वर्ग संघर्ष है। मार्क्स के अनुसार हर युग का इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स क्या कहते हैं कि हर युग का इतिहास जो है वो शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। एक शोषक वर्ग होगा और एक शोषित वर्ग होगा और इसी से इतिहास बनते आ रहा है। दास और स्वामी, सामंत और कृषक, पूंजीपति और मजदूर, ये सभी वर्ग संघर्ष के उदाहरण है। ये सब क्या है, तो संघर्ष के उदाहरण है। यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन और ऐतिहासिक विकास को गति देता है। यही सब जो संघर्ष है वो सामाजिक परिवर्तन को और ऐतिहासिक विकास को ये गति देता है। तो अभी तक आपने सिर्फ क्या समझा, आपने क्या समझा, तो सिर्फ इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को देख रहे थे। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे इतिहास के विकास के चरणों को, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी तक ये सिर्फ क्या था, ये इतिहास की व्याख्या थी कि किस तरह से जो चरण है वो चलते आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे किस तरह से इतिहास का विकास हुआ है। ऐतिहासिक विकास के चरण, ऐतिहासिक विकास के चरणों को हम लोग समझेंगे। ये सब जानना जरूरी था, ये सब जानेंगे तभी आप आगे के क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो चारों पॉइंट हम बताएं उसको आप ध्यान से देखे होंगे तो आगे का बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहला, आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी लोग बराबर होते हैं, कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं होता, सभी लोग बराबर होते हैं, जिसको साम्यवाद कहा जाता है। तो इतिहास का जो पहला चरण था वो था आदिम साम्यवाद। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन सामूहिक था। इस अवस्था में क्या था, तो मनुष्य का जीवन जो सामूहिक था, मतलब सब लोग समूह में रहते थे। निजी संपत्ति का अभाव था और सभी लोग मिलकर उत्पादन करते थे। निजी संपत्ति से कोई चीज नहीं था, मतलब कोई भी चीज प्राइवेट नहीं था। ठीक है, कोई भी चीज निजी नहीं था, कितना भी संपत्ति हो जाए वो किसी का निजी नहीं होता था। मिलकर सब कोई उत्पादन करते थे, इसलिए ना तो वर्ग थे और ना ही शोषण की कोई व्यवस्था थी। इसलिए जो आदिम साम्यवाद है उसमें ना ही कोई वर्ग था और ना ही कोई शोषण का व्यवस्था था, क्योंकि सभी लोग बराबर थे उस टाइम में। दूसरा जो चरण है उसमें दास प्रथा आया। ठीक है, दास प्रथा। उत्पादन बढ़ने के साथ निजी संपत्ति का विकास हुआ। जैसे उत्पादन बढ़ा, जरूरत बढ़ा, उस तरह से क्या, तो निजी संपत्ति का भी विकास हुआ। निजी संपत्ति का विकास हुआ, लोग अपना अपना करने लगे। ठीक है, कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसे समाज स्वामी और दास दो वर्गों में बंट गया। इसे जो समाज है वो स्वामी और दास में, मतलब दो वर्गों में बंट गया। स्वामी दासों से जबरन श्रम कराते थे। जो स्वामी लोग होते थे, जिनके पास जमीन होता था, जिनके पास शक्ति होता था, वो क्या है, तो दासों से जबरन श्रम करवाते थे, जिससे खुला शोषण शुरू हुआ। जिससे क्या होता, खुला शोषण शुरू हुआ। जो स्वामी वर्ग के लोग हैं वो दास वर्ग के लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे। तीसरा जो चरण था वो था साम्यवाद। क्या, तो सामंतवाद। तीसरा चरण आया वो था सामंतवाद। इस व्यवस्था में भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बनी। इस व्यवस्था में भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बना। सामंत भूमि के स्वामी थे। जो सामंत लोग थे वो भूमि के स्वामी थे, मतलब उनके पास भूमि था और किसान उनके अधीन काम करते थे। और किसान क्या, तो उनके पास से जमीन लेकर के वो काम करते थे, खेती करते थे। किसान मेहनत करता था पर उत्पादन का बड़ा भाग सामंत ले जाता था। लेकिन जब उत्पादन होता था तो उसमें से एक बड़ा भाग सामंत ले जाता था। ठीक है, तो यहाँ से सामंतवाद का शुरुआत हुआ। पहले आपने समझा साम्यवाद को, फिर आपने समझा दास प्रथा को, और अब हम लोग देख रहे हैं सामंतवाद को। आगे देखते हैं पूंजीवाद को। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति को जैसे जैसे क्या है, तो विकास होता जा रहा है, उस तरह से शोषण भी बढ़ता जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं पूंजीवाद को। उद्योग और मशीनों के विकास से पूंजीवाद का उदय हुआ। जब जैसे जैसे उद्योग बढ़े, मशीनों का विकास हुआ, उससे क्या होता है, पूंजीवाद का भी उदय हुआ। यहाँ पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। यहाँ पर जो पूंजीपति वो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जबकि मजदूर केवल श्रम बेचता है। जबकि मजदूर क्या, तो सिर्फ अपना टाइम देता है, काम करने के बाद वो पैसे लेता है। और पूंजीपति लोग क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों के वो मालिक हैं, वो एक फैक्ट्री खोल दिए, मजदूर वहां पर काम करते हैं और पूरा फायदा जो किसको होता है, पूंजीपति को होता है। इस व्यवस्था में शोषण छिपा हुआ है लेकिन गहरा होता है। इस व्यवस्था में क्या, तो शोषण जो वो छिपा हुआ होता है लेकिन गहरा होता है। अगला जो पड़ाव है वो है समाजवाद। अगला जो पड़ाव वो क्या है, समाजवाद। अगला चरण समाजवाद। ठीक है, यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संक्रमण काल है। ये क्या है, तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संक्रमण काल है।
राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है। राज्य जो है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है ताकि शोषण कम किया जा सके। राज्य जो है पूंजीपतियों को शासन करने कह सकते हैं कि उनके साधनों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है ताकि शोषण कम किया जा सके। ठीक है, इस चरण में वर्ग संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इस चरण में क्या है, तो जो संघर्ष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। समाजवाद में क्या है, तो धीरे धीरे जो संघर्ष चल रहा था, पहले क्या आया, तो आदिम साम्यवाद था, फिर आपने देखा दास प्रथा आया, फिर आपने देखा सामंतवाद आया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा समाजवाद, ठीक है, मतलब पूंजीवाद आया, उसके बाद समाजवाद आया। तो धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है। कहा जा रहा है कि यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संक्रमण काल है। दोनों के बीच क्या है, तो संक्रमण काल है। मतलब एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ साम्यवाद है। जहां पर पूंजीवाद में क्या है, तो जो मालिक हो मजदूर को खटा रहा है, और साम्यवाद क्या है, तो जहां पर सभी लोग बराबर है। तो दोनों का यहाँ पर मिलन होने वाला है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संक्रमण काल है। राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है। राज्य क्या है, जो देश है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है ताकि शोषण कम किया जा सके। इस चरण में वर्ग संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और ये जो चरण आता है उस समय वर्ग संघर्ष क्या है, तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगला जो चरण वो है साम्यवाद। अगला चरण वो क्या है, साम्यवाद। यह अंतिम और आदर्श अवस्था मानी गई है। ये क्या है, तो अंतिम और आदर्श अवस्था मानी गई। मतलब जिस तरह से शोषण और शासक वर्ग का शुरुआत होता है वो कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाता है। तो जहां पर समाप्त होता है उसी को साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना वर्ग होंगे, ना शोषण और ना ही राज्य की आवश्यकता। इसमें क्या होगा, ये जो साम्यवाद होगा इसमें ना ही वर्ग होगा, ना ही शोषण होगा, ना ही राज्य की आवश्यकता होगी। सभी संसाधन सामूहिक होंगे और पूर्ण समानता स्थापित होगी। सभी जो संसाधन वो सामूहिक होंगे और पूर्ण समानता स्थापित होगी। पहले चीज में पहला जो चरण था उसी में आपको बताया कि साम्यवाद क्या होता है। जहां पर आपने आदिम साम्यवाद के बारे में पढ़ा था, जहां पर क्या, तो सभी लोग बराबर होते हैं, कोई भी छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, कोई भी स्वामी या फिर दास नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका अंतिम चरण हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्रांति और परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या है, तो क्रांति और परिवर्तन आना शुरू हो गया। जब उत्पादन शक्तियां विकसित हो जाती है और पुराने उत्पादन संबंध उन्हें रोकने लगते हैं, तब समाज में संकट उत्पन्न होता है। इस संकट का समाधान क्रांति के माध्यम से होता है। क्रांति पुराने वर्ग शासन को समाप्त कर नए वर्ग के शासन को स्थापित करती है। जैसे क्या है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग हो गए। तो कभी ना कभी मार्क्स के अनुसार ये कहा जाता है कि कभी ना कभी जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपतियों पर कब्जा कर लेगा, और ये धीरे धीरे ये जो मजदूर वर्ग और शासक वर्ग का संघर्ष वो खत्म हो जाएगा और फिर से साम्यवाद का शुरुआत हो जाएगा, जहां पर ना ही कोई बड़ा छोटा होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी, ना ही कोई पर राज्य का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहना है कार्ल मार्क्स का। इसलिए कहा गया क्रांति और परिवर्तन यहाँ से फिर शुरुआत होगा। फिर से जो चरण चल रहा था वो यहाँ से हमारी इसका शुरुआत है। तो ये जहां से घूम के गया तो फिर से यहाँ से शुरुआत होना शुरू होगा। ठीक है, यही किसका कहने का मतलब है। आगे हम लोग समझते हैं इतिहास की दिशा और उद्देश्य। इतिहास की दिशा और उद्देश्य। मार्क्स के अनुसार इतिहास की दिशा वर्गहीन समाज की ओर है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो दिशा है वो वर्गहीन समाज की ओर है। मतलब जब इतिहास बदलेगा तो वहां पर कोई भी वर्ग नहीं होगा, वर्गहीन समाज की ओर इसका दिशा है। अंततः साम्यवाद की स्थापना होगी। अंततः क्या, तो साम्यवाद की स्थापना होगी, जहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, ना ही कोई पर राज्य होगा। जहां शोषण समाप्त होगा और राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। जहां पर क्या, तो शोषण समाप्त हो जाएगा और राज्य जो है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई राज्य भी नहीं होगा, कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी, ना ही कोई छोटा बड़ा होगा। साम्यवाद का शुरुआत फिर से हो जाएगा। आगे बोले इसके महत्व को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या ने इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार दिया। मार्क्स के भौतिकवादी व्याख्या ने इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार दिया। इसने सामाजिक परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट किया और आर्थिक शक्तियों की भूमिका को उजागर किया है। इसने क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट किया कि जो समाज है वो कैसे बदलता है, इन कारणों को स्पष्ट किया है। आर्थिक शक्तियों की भूमिका को उजागर किया है और आर्थिक शक्ति इसमें किस तरह से अपनी शक्ति भूमिका निभाता है उसको भी उजागर किया है। ठीक है, तो ये हमने कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को समझा, इसके महत्व को समझा। आगे हम लोग इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचना को भी देखेंगे। तो पहला जो इसका आलोचना है वो है आर्थिक निर्धारणवाद का दोष। आर्थिक निर्धारणवाद का दोष। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया। आलोचकों का यह कहना है कि मार्क्स ने क्या किया, तो अर्थव्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया। मतलब जो इसके पास पूंजी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, वही शासक वर्ग है, बाकी सब क्या है, तो शोषण के लिए बने हुए। इसलिए कहा जा रहा है कि आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया। धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की स्वतंत्र भूमिका को कम करके आंका गया। इसमें ना ही धर्म को बताया गया, ना ही संस्कृति, ना ही नैतिक मूल्यों को, कुछ भी नहीं दिखाया गया। सिर्फ जिसके पास पैसा है वही राजा है, इसके बारे में इस तरह से कहा जा रहा है। वास्तविक समाज इससे अधिक जटिल होता है और जो वास्तविक समाज है वो इससे अधिक जटिल होता है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो विचारों और चेतना की उपेक्षा। विचारों और चेतना की उपेक्षा की गई इस व्याख्या में। वेबर जैसे विद्वानों का मत है कि विचार भी
इतिहास को बदलते हैं। वेबर कहते हैं कि विचार सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि विचार भी इतिहास को बदलते हैं। कौन कहता है? वेबर। और इस चीज को हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। वेबर का जो ये विचार है कि ये जो मत है वेबर का कि विचार भी इतिहास को बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मार्क्स ने विचारों को केवल आर्थिक ढांचे की उपज माना जो एकांकी दृष्टि है। मार्क्स ने क्या किया? तो विचारों को सिर्फ आर्थिक ढांचे का उपज माना है, मतलब वहां पर कोई विचार के बारे में नहीं कहा गया, मतलब जिसके पास पैसा सिर्फ उसी के बारे में कहा गया है। रिसर्च का आलोचना है वो इतिहास को एक ही दिशा में चलने वाला माना। इतिहास को एक ही दिशा में चलने वाला माना है, मतलब एक शोषक वर्ग एक शासन वर्ग, जैसे आपने साम्यवाद की दिशा में समझा, फिर उसको दास प्रथा देखा आपने, फिर उस तरह से जैसे लाइन बाय लाइन चरण चल रहा था, चरण बाय चरण चल रहा था, उसी तरह से कहा जा रहा है कि इतिहास को एक ही दिशा में चलने वाला मानना। मार्क्स ने इतिहास को निश्चित चरणों में आगे बढ़ता हुआ बताया, निश्चित चरणों में आगे बढ़ते हुए बताया, परंतु कई समाज इन चरणों से अलग रास्तों पर भी विकसित हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक आलोचना है। चौथा जो इसका आलोचना है वह वर्ग संघर्ष को अत्यधिक महत्व, वर्ग संघर्ष को अत्यधिक महत्व। हर सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष से जोड़ना आलोचनीय माना गया, हर सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष से जोड़ना आलोचनीय माना गया। कई बार सहयोग, सुधार और समझौते से भी परिवर्तन हुए, कई बार सहयोग से हुआ है, कई बार सुधार से, तो कई बार समझौते से भी परिवर्तन हो सकता है। सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि संघर्ष से ही नहीं होता, सिर्फ संघर्ष से ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सहयोग से भी हो सकता है, सुधार और समझौते से भी हो सकता है। पांचवा जो इसका आलोचना है वह है भविष्यवाणियों का पूर्ण सत्य ना होना, भविष्यवाणियों का पूर्ण सत्य ना होना। मार्क्स ने पूंजीपत भविष्यवाणी की थी। मार्क्स ने क्या कहा जा रहा है कि पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी की थी, परंतु कई देशों में पूंजीवाद आज भी मजबूत स्थिति में है, जिससे सिद्धांत पर प्रश्न उठे हैं। मार्क्स के अनुसार कहा जा रहा है कि एक दिन ना एक दिन जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीवाद पर कब्जा कर लेगा, और ये जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा, ये जो निजी संपत्ति वाला चीज है वो खत्म हो जाएगा, जो वर्ग का संघर्ष है अमीर और गरीब वाला वो खत्म हो जाएगा, और फिर से साम्यवाद का शुरुआत होगा। तो इसी के बारे में कहा जाएगा भविष्यवाणियों का पूर्ण सत्य ना होना, जैसा कि मार्क्स ने बताया कि भविष्य में ऐसा होने वाला वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। इसको पूर्ण सत्य नहीं माना गया। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या समाज और इतिहास को समझने की एक सशक्त पद्धति है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचना के महत्व को समझने में आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। तो आर्थिक संरचना को समझने के लिए, इसके महत्व को समझने के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष को भी आप लोग जरूर लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर के लिए था, इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।